थोड़ा गला खराब हो रखा है, उस वजह से लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें मेरा वीडियो नहीं आ पाया था। मतलब कि थोड़ा फीवर भी था, गला खराब था, उस वजह से मैंने सोचा वीडियो तो बनाना है, लेक्चर तो बनाना है। तो फिर ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें समझाने वाला, पुरानी चीज़ें रिवाइज करवानी थी, थोड़े से और टॉपिक आपको समझाने थे। तो स्क्रीन आपको शो कर कर मैंने वहाँ पर दिखा दिया था। हालांकि जनरली मेरा वीडियो आएगा। तो डिलॉयट जो है उस पर बैन की बात चल रही है, 5 साल का बैन गवर्नमेंट लगाना चाहती है, क्योंकि ILNFS का ऑडिट उन्होंने ठीक से नहीं किया। ILNFS के ऑडिट में कुछ ना कुछ स्कैम है सर। पूरी स्टोरी तो मैं नहीं शेयर करूंगा यहाँ पे, बट इतना जरूर बताऊंगा कि डिलॉयट का ये कहना है, उनके जो वेबसाइट है उनकी, उस पर ये कहना है कि हमने तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से पूरा ऑडिट किया है, और जितनी भी आपकी बिग 4 फर्म्स होती है या जितनी भी टॉप की फर्म्स होती है वहां पर सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। उन सभी स्टैंडर्ड्स की चेकलिस्ट बनती है और डॉक्यूमेंट करी जाती है कि भैया ये स्टैंडर्ड यहाँ पर एप्लीकेबल था, यस या नो। अगर नो है तो ठीक है, और यस है तो फिर उसका पूरा का पूरा देखा जाता है कि हाँ ये चीज़ें हमने चेक कर ली, और डॉक्यूमेंटेशन कर दी जाती है, वर्किंग पेपर्स में लगा दिया जाता है। तो डिलॉयट ने अभी आगे अपील करी है कि भैया हमने सब कुछ सही करा है, हम पर आप बैन नहीं लगा सकते, हमारे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं हमने उसके हिसाब से काम किया। अब ये होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं पहले तो बता नहीं सकता कि बैन होगा या नहीं, बट हाँ 99% बैन नहीं होगा। डिलॉयट पर बैन 99% नहीं लगेगा। और जो KPMG की भी एक आर्म है BSR& कंपनी, उस पर भी बैन नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने और लोगों से भी कंसल्ट करी, हाँ न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ चल रही है, आप लोग कह सकते हैं बैन होने वाला है, बैन होने वाला है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली सोचिए, जितनी भी बाहर की कंपनीज है वो इन बिग 4 पर डिपेंडेंट है, जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट करने वाली है। अगर आप इन पर बैन लगा देंगे तो फिर अगर सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट में बैन लगा दिया तो वो क्लाइंट्स कहाँ जाएंगे सर? बाकी सारी बिग 4 हैं, 2 ही बचेगी फिर तो। PwC EY के पास पहले ही बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो जिन्हें बिग 4 से ऑडिट करवानी है उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि इसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा, तरीके तो बहुत हैं, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि ये बैन शायद नहीं होगा, पेनल्टी वगैरह लग सकती है पर बैन नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब बाकी क्या होता है सर, अगर ऐसा कुछ हो गया, बैन हो गया, तो वो एक हिस्टोरिक फैसला होगा, यानी कि आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। और अगर डिलॉयट बैन हो जाती है 5 साल के लिए स्टार्ट ऑडिट करने से, और KPMG की BSR& कंपनी भी बैन हो जाती है, तो एक हिस्टोरिक फैसला हो सकता है, जो कि शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से, पर खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। ऑडिट का मीनिंग आप लोगों को पता है? बताइए सर। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. जब हम ऐसी एग्जामिनेशन करते हैं उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ताकि हम उस पर एक ओपिनियन दे पाए, उस चीज को हम ऑडिट बोलते हैं। सिर्फ चेकिंग को ऑडिट नहीं बोलते, चेकिंग के बाद ओपिनियन देते हैं उसे ऑडिट बोलते हैं। और ऐसी चेकिंग जो कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो, तभी तो वो ऑडिट कहलाएगी। अगर आप जान पहचान वालों से ऑडिट करवाएंगे तो वो ऑडिट नहीं कहलाएगी, वो चेकिंग ऑडिट नहीं कहलाएगी। ऑडिट हमेशा ही इंडिपेंडेंट लोग करते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन करते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई थी, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। जी, ट्रू एंड फेयर व्यू का पता लगेगा जब हमारे जो एविडेंस है, जो हमने चेक करे हैं, सैम्पलिंग के बेस पर जो एविडेंस हमने निकाले, हमने जो टेस्ट चेकिंग करी, हमने जो इंटरनल कंट्रोल्स देखे उस एंटिटी में, अच्छा इतने सारे चेक्स लगाए हैं, कंट्रोल्स लगाए हैं, एंटिटी में जो फंक्शन होता है सही होता है, और सैंपल जो हमने निकाला उसमें सब कुछ सही था, कोई भी मिस्टेक नहीं थी, कोई एरर नहीं मिला। हमें एरर नहीं मिल रहा तो लग रहा है फ्रॉड भी नहीं होगा, एरर मिल रहे हैं ज्यादा तो चांसेस हैं कि फ्रॉड भी हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग मिलकर फ्रॉड करें, तो जब मिलकर फ्रॉड करेंगे तो कोई एविडेंस वो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे फ्रॉड को कॉल्यूजन बोलते हैं, जो कि आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही। अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हमें नहीं मिली तो इसका मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। हालांकि उसके बाद भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है।
हम उसकी करेक्टनेस पर रिपोर्ट नहीं कर रहे, हम ट्रू एंड फेयर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी ऐसा हमें लगता है बेस्ड ऑन आवर चेकिंग। बट आपकी जो ऑडिट है उसमें कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, ऐसी लिमिटेशन कि आप जो है टेस्ट चेकिंग पर अपना जजमेंट बना रहे हैं, हो सकता है कि जो चीजें आपने चेक ना करी हो वहां पर कोई मिस्टेक रह गई हो सर, वहां कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मिसस्टेटमेंट हो जिसको मिलाकर मटेरियल अमाउंट बन रहा हो और आपने वो चीज चेक ना करी हो, इसीलिए आप रीजनेबल एश्योरेंस दे पाते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप नहीं दे पाते। यहां तक कि आपको बात समझ में आई तो उसके बाद हमने मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि जो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है वो हर एंटिटी के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए जो चीज मटीरियल है हो सकता है आपके लिए ना हो, या आपके लिए जो मटीरियल है हो सकता है मेरे लिए ना हो। सब अपने लेवल के हिसाब से देखते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे सोचने की जरूरत है, इससे कम की गड़बड़ मिलती है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे आप खुद ले लो अपना एग्जाम्पल, आपके 1 रुपया 2 रुपया आपका मिसप्लेस हो गया तो शायद आप लोग कहेंगे चलो छोड़ो जाने दो, 10 रुपए तक हो गए जाने दो। किसी के लिए होगा चाहे 100 रुपए गुम हो गए थोड़ा सा ढूंढते हैं, कईयों के लिए होगा चलो कोई नहीं 100 रुपए का ही नुकसान हुआ है कोई बात नहीं देखा जाएगा। कईयों के लिए 500 रुपए हो सकता है कि भाई 500 रुपए का नुकसान हो गया, अब तो मुझे देखना पड़ेगा ये कैसे गड़बड़ हुई है, कहां पर गुम हो गए, मैं सोचूंगा, अब सर्च करूंगा, पूछूंगा लोगों से, घर वालों से पूछूंगा मेरी आपने कहीं मेरे जगह पर यहाँ पर कल मैंने रखे थे 500 रुपए आपने देखे क्या। तो जिसके लिए जो चीज मटेरियल है वो उसके बारे में चिंतित हो जाएगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट पर चिंतित होगा और सोचेगा, क्योंकि वहां पर उसके जो फैसले हैं उसमें बदलाव आ सकता है। जैसे 500 रुपए गुम हो गए सर, तो 500 रुपए गुम हो गए तो वहां पर आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ खर्चा करना हो, वो खर्चा आप टाल देंगे क्योंकि मटेरियल अमाउंट मिसप्लेस हो गई है आपके एंगल से बात कर रहा हूं। और वहीं पर आपके अगर 2-4 रुपए गुम हुए होते, 5 रुपए 10 रुपए गुम हुए होते, तो शायद आप कहते कोई बात नहीं, जो मुझे फ्यूचर में जो खर्चा करना है उसके लिए जो मैंने पैसे जोड़े हैं वो मैं खर्चा करूंगा। ज्यादा अमाउंट गुम हो गई तो भैया अब नहीं कर सकता सर, मटीरियल अमाउंट चली गई मेरी। तो वो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट सबके लिए अलग है। वही एंटिटी के लिए 50,000 रुपए किसी के लिए हो सकता है मटीरियल हो, जिसका टर्नओवर 10 लाख के करीब है तो उसके लिए 5% हो गया, जिसका 200 करोड़ है उसके लिए कुछ भी नहीं है कि ठीक है 50,000 तक घपला हुआ, गड़बड़ हुई, मिस स्टेटमेंट हुई, एरर हुआ, कुछ भी हुआ, छोड़ो ना, इससे कोई आप ठीक करवाना चाहते हो कर देंगे हम ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इससे कोई आपकी ओपिनियन चेंज नहीं हो सकती है, ना ही मेरे स्टेक होल्डर की ओपिनियन चेंज होगी मेरी कंपनी के बारे में। अगर उन्हें पता लगेगा 50,000 की कुछ गड़बड़ है तो मेरे स्टेक होल्डर जो है उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 50,000 रुपए तक का। सबके लिए अलग अलग मटीरियलिटी की लिमिट हो सकती है, इसीलिए ऑडिटर सबसे पहले मटीरियलिटी कैलकुलेट करता है। जब हम मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और डिटेल में, तब मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे मटीरियलिटी निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मटीरियलिटी के कितने टाइप होते हैं वो भी बताऊंगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, और कुछ गाइडेंस नोट होते हैं जो रिकमेंडेटरी नेचर होते हैं, और कुछ स्टेटमेंट्स होती है जो कि मेंबर्स को पालन करना जरूरी है। अगर अकाउंटिंग मैटर्स की स्टेटमेंट है तो ये देखना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाई गई है नहीं लगाई गई, उसका पालन हुआ है नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अपनी रिपोर्ट में लिख दीजिए सर। और जो ऑडिटिंग मैटर से जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स हैं उसका पालन आपको करना है। अगर आप मटेरियल डिपार्चर करेंगे तो अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे कि मैंने इस स्टेटमेंट से जो आईसीए की आई थी उससे मटेरियल डिपार्चर करा है और इस कारण के वजह से किया है। यहाँ तक की डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। चलिए स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिस्ट्री दे रखी है, कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन 1977, सर याद करनी है क्या हिस्ट्री? नहीं याद करनी, नहीं सिर्फ समझ लेनी है, एक बार देख लेनी है। अच्छा ऐसा हुआ था, हाँ जी ऐसा हुआ था। इन 1977 द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFAC, जी हाँ IFAC के ही कुछ मेंबर्स आ रहे हैं अपनी 1 जुलाई को, जो ICI का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन होने वाला है, एनुअल फंक्शन होने वाला है, एनुअल डे सेलिब्रेशन होगा, CA डे सेलिब्रेशन होगा, उसमें IFAC के कुछ लोग भी आने वाले हैं। In 1977, International Federation of Accountants was set up with a view to bring harmony in the profession of accountancy on an international scale। मतलब कि जो अलग अलग कंट्रीज में अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है सेटअप हो रखा है, प्रैक्टिस सेटअप हो रखी है, उसमें हार्मनी के लिए या उसमें एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए IFAC का गठन हुआ था। 1977 में उसने अपना मिशन को पूरा करने के लिए
IFAC बोर्ड ने इस्टेब्लिश करा इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB। मतलब IFAC ने सेटअप करा IAASB टू डेवलप एंड इशू इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड अंडर इट्स ओन अथॉरिटी हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर यूज अराउंड द वर्ल्ड। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कंट्री के लोग हैं इतने विद्वान हैं जो कि स्टैंडर्ड्स खुद के खुद बना लें, हो सकता है ना कर पाए। इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया हम एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, उसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपनी कंट्री में। अब चाहे तो आप उसे मॉडिफाई करिए, चाहे तो उसको एज इट इज फॉलो करिए, पर हमने तो अपना काम कर दिया। हमने तो आपको हाई क्वालिटी ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स दे दिए जो कि कोई भी पूरे वर्ल्ड में फॉलो कर सकता है। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर बोर्ड का गठन हुआ था, IAASB का गठन हुआ था। जो IC है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये मेंबर है IFAC का and is committed to work towards the implementation of the guidelines issued by IFAC। IFAC ने जो गाइडलाइंस इशू करी है उसको ICAI भी मानता है क्योंकि ICAI उसका मेंबर है। ICAI कंस्टिट्यूटेड दी AASB बोर्ड, जैसे उन्होंने IAASB करा, इन्होंने AASB बोर्ड को सेटअप कर दिया। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया का सेटअप कर दिया, जो रिव्यू करेगा एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया को और डेवलप करेगा इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स सो दैट दीज मे बी इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ICAI ने भी एक बोर्ड सेटअप कर दिया कि हम भी जो एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग की प्रैक्टिस है उसको देखेंगे, उसमें जो मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो करेंगे, और साथ में हम इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड इशू करेंगे। सर ये इंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जब भी ऑडिटर को इंगेज करना होता है ऑडिट पर, रखना होता है ऑडिट पर, तो इंगेजमेंट लेटर इशू किया जाता है। उसी के चलते इंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स कि ऐसे इंगेज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ये प्रोसेस होना चाहिए, उससे जुड़े हुए स्टैंडर्ड्स और ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी हम लोग जारी करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसी स्टैंडर्ड्स में कुछ अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी हम लोग बताएंगे। ये AASB का ऑब्जेक्टिव था। A major development in the field of auditing has been the issuance of revised or redrafted international standards on auditing pursuant to the Clarity Project of IAASB। IAASB ने प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम रखा क्लैरिटी प्रोजेक्ट। क्लैरिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ICAI ने भी अपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज या रीड्राफ्ट किया। The objective of this project is to improve the clarity of international standards on auditing. This will enhance the quality of audit and bring uniformity of practice worldwide। आप इंडिया में ऑडिट करें या इंडिया के बाहर ऑडिट करें, ये जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं ये बिल्कुल सेम है, कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में ऑडिट करें, चाइना में करें, अमेरिका में करें, कहीं भी करें, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स आपको 90% सेम मिलेंगे। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग हो सकते हैं, और वो भी ICAI ने अब इंड एस अडॉप्ट कर लिए हैं, IFRS की जगह इंड एस ले आए हैं। तो बड़ी एंटिटीज के लिए वहां भी इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है वैसी ही कुछ प्रैक्टिस इंडिया में फॉलो होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है अकाउंटिंग जो है सेम रहे, ज्यादा फर्क ना रहे। ऐसा होगा ना, अगर बाहर वाला बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और वहां पर IFRS के हिसाब से फाइनेंशियल बने हैं तो उसको समझने में आसानी होगी। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि IFRS से अलग हैं उसके हिसाब से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो बाहर वाले समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ और अजम्पशन ली जाती है, इंडिया में कुछ और अजम्पशन ली जाती है। इसीलिए अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी सिमिलैरिटी आ जाए, ऑडिटिंग प्रैक्टिस में भी सिमिलैरिटी आ जाए, इसके लिए IFAC और उसका जो बोर्ड है IASB दोनों मिलकर काम करते हैं वर्ल्ड की और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वर्ल्ड की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ICAI भी इनका पार्ट है और ICAI ने भी सहयोग करा। ICAI के ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड ने भी अपनी स्ट्रेटेजी को लेट डाउन किया टू मैच स्टेप विद द IASB क्लैरिटी प्रोजेक्ट। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, स्टेप मैच स्टेप विद IASB क्लैरिटी प्रोजेक्ट, कि हम अपना भी कदम उनके कदमों से मिलाएंगे और एक ही दिशा में काम करेंगे। और 2007 में बोर्ड ने इशू करे several revised new standards pursuant to the IASB clarity project। तो जो मैंने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, जो आप लोगों ने पढ़े हैं, वो नए वाले स्टैंडर्ड्स ही पढ़े हैं।
पुराने स्टैंडर्ड्स हमने नहीं पढ़े, ना ही हमें पढ़ने हैं। आइए देखेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है टॉपिक ही, कई बार इससे पूछा जा सकता है, अगर पूछा नहीं भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। सीए फाइनल तक भी हो सकता है ये ना पता हो लोगों को, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो है कितने तरीके के होते हैं और किस स्टैंडर्ड में किस बात का जिक्र किया होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB इज टू सेट हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस फॉर अदर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जी हाँ, ऑडिट जो फाइनेंशियल हो रही है उसके लिए भी, जो नॉन फाइनेंशियल ऑडिट हो रही है उसके लिए भी स्टैंडर्ड सेट करी जाए, गाइडेंस सेटअप की जाए, गाइडेंस दी जाए। जैसे गाइडेंस नोट होते हैं वैसे गाइडेंस दी जाए, स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल भी सेटअप करा जाए और गाइडेंस फॉर अदर रिलेटेड सर्विसेज भी निकाली जाए। ये ऑब्जेक्टिव है IASB का। अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में, जो कि कभी आता नहीं है सर, अगर आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB क्या है, तो जो कॉमा कॉमा डाल के चीजें लिखी है उसको 1 2 3 पॉइंट में लिख देना सर कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटअप करना इनका ऑब्जेक्टिव है। सारी जगह पर एक यूनिफॉर्मिटी लाना ऑडिटिंग की प्रैक्टिस की इनका ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करना इनका ऑब्जेक्टिव है सर। गाइडेंस लाना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एश्योरेंस सर्विसेज पर इनका ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स लाना इनका ऑब्जेक्टिव है। गाइडेंस फॉर अदर रिलेटेड सर्विसेज लाना, मतलब कि जो इन सभी के अलावा कोई और सर्विसेज अगर ली जाती है तो उनके लिए भी गाइडेंस ले आए कि भैया इन बातों का पालन करना आप, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, क्वालिटी सर्विस आप एश्योर कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव IASB का है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है पेपर में कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी पूछा जाए तो लोग कहेंगे कोचिंग की बुक में तो मिला नहीं, कहां से आ गया क्वेश्चन, जैसा कि मेरे टाइम पर आया था। तो वो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा और स्टडी मटेरियल से ही मैंने ये चीज लिखी है। ऐसे ही हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा, मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दिखा दूंगा, क्योंकि जितनी बातें मैंने यहाँ पर लिखी है सारी स्टडी मटेरियल से ही कॉपी पेस्ट है सर। हाँ, जो मुश्किल बातें थी उसको आसान बनाने की कोशिश करिए, जो चीजें थी कि अच्छा ये पहले होनी चाहिए बाद में होनी चाहिए वैसा करने की कोशिश करिए, पर जितने टॉपिक स्टडी मटेरियल में है सेम टू सेम यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। ठीक है ना, कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है कि भैया यहाँ बेटर प्रेजेंटेशन मुझे लगी तो मैंने उस पर मेहनत करी, और ऐसी प्रेजेंटेशन रखिए कि आपको पढ़ने में आसानी हो, मुझे पढ़ाने में आसानी हो, और मुश्किल से मुश्किल चीजें हम आसानी से कर पाएं। ICAI का जो बोर्ड है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने ये टाइप के स्टैंडर्ड सेटअप करे हैं सर। मतलब स्टैंडर्ड्स की टाइप है और उस टाइप में कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं और ये कब लगते हैं, कहां पर लगते हैं, इनकी बातें करते हैं। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो ऑडिटिंग में आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना जरूरी है कि अच्छा ऑडिटिंग करते टाइम इन स्टैंडर्ड्स का पालन करना है, जैसे कि डिलॉयट कह रही है कि हमने पालन करा है ILNFS की केस में भी। ठीक है ना। सबसे पहला है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये आपके जो ऐसे हैं, ये ऐसे नंबर 100 से लेकर ऐसे 999 तक होते हैं। अब ये मतलब नहीं है इसका कि ऐसे 100 होगा, ऐसे 101, 102 होगा, ऐसा नहीं है, पर जो भी ऐसे होंगे वो 100 से लेकर 999 के बीच में होंगे। जैसे ऐसे 200 हो गया, 210 हो गया, 220, 230 हो गया, 240, 250 हो गया, ऐसे आपको स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। ठीक है ना, 100 से लेकर 999 तक ऐसे स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। एक इसका एक नंबर सिस्टम कह सकते हो आप, ऐसे दे दिया है। और ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहां पर लगते हैं वो मैंने आगे लिखा है। ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होते हैं इन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं आप, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो पास्ट में हो चुका, टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस, दैट इज टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट। एग्जांपल आपको दे दिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट आप हमेशा ही पास्ट इंफॉर्मेशन की करते हो। जो ईयर बीत चुका है, ईयर कंप्लीट हो चुका है, उस ईयर के जो फाइनेंशियल्स होते हैं उसकी आप ऑडिट करते हो रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए। तो वहां पर जितने स्टैंडर्ड्स लगेंगे वो ऐसे नंबर 100 से 999 के बीच में जो होंगे वो सारे लगेंगे। ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको पढ़ने जरूरी है, बाकी के स्टैंडर्ड नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, सीए फाइनल में आएंगे। दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, जिसको ऐसे नहीं बोलते, जिसको SRE बोलते हैं, और 2000 से लेकर 2699 के बीच में इनकी नंबरिंग की जाती है। ये ऐसे कहां लगते हैं सर, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट।
नाम से पता लग रहा है सर। अप्लाई इन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के टाइम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं। अगर उन्हीं हिस्टोरिकल स्टेटमेंट का रिव्यू किया जाए, समझ रहे हैं आप, रिव्यू 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 कर रहे हैं आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिट नहीं कर रहे हैं उनका, ऑडिट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो एसआरई लगेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगेंगे, टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। यहां पर रीजनेबल एश्योरेंस आप नहीं ले पाते, सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस ले पाते हो कि हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जिससे हम ये कह सकें कि इसमें कोई गड़बड़ी है, बात खत्म। वहां पर आप कहते हो कि हमारे हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, हालांकि वहां भी आप 100% एश्योरेंस तो आप नहीं देते, रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, पर जहां पर आप रिव्यू कर रहे हैं, ऑडिट नहीं कर रहे, वहां आप नेगेटिव एश्योरेंस या फिर लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। वहां पर आप ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी गड़बड़ हो। और ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जैसा कि एक कंपनी का एक साल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। अगर साल के बीच में 6 महीने 3 महीने की अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो उसे मैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूं। जो भी लिस्टेड कंपनी है उन्हें बीएससी में फाइल करनी होती है, एनएससी में फाइल करनी होती है, लिस्टेड कंपनीज है सर, वहां पर फाइलिंग होती है। तो वो जो फाइलिंग करी जा रही है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ भी बनाकर कुछ भी नंबर दे सकती है, क्योंकि बोलेंगे अच्छा ऑडिट तो नेक्स्ट ईयर होगा, अभी तो हम 3 महीने के जो फाइनेंशियल हमने अपने हिसाब से बनाई हैं वो दे देते हैं। नहीं सर, वहां भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो फर्म होती है वो वहां पर लिमिटेड एश्योरेंस देती है और रिव्यू करती है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मोटा मोटी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ गलतियां नहीं मिल रही है, ऐसा देखकर एक रिव्यू कर लेती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और वहां पर आपके स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगते हैं एसआरई 2000 से 2699, ठीक है ना। 2000 से 2699 के वहां पर स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई होते हैं। जो बातें वहां लिखी गई हैं उसका पालन करना होता है रिव्यू के टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करा था रिव्यू करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर ऑडिट नहीं किया, बस एक रिव्यू किया है। यहाँ पर रिव्यूअर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है और कह रहा है कि मैंने 2410 एसआरई के हिसाब से ये रिव्यू किया है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। एंड में वो अपना रिव्यू का कंक्लूजन दे रहा है, जिसे हम लिमिटेड एश्योरेंस बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नथिंग फर्दर हैज कम टू आवर अटेंशन दैट हैज कॉज अस टू बिलीव। ऐसा कुछ हमारी अटेंशन में नहीं आया जो हमें बिलीव करने पर मजबूर करे कि भैया अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसी हैज नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। इसे बोलते हैं नेगेटिव एश्योरेंस। कुछ और भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें एक है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। देखिए जो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है वहां पर आप कहीं ना कहीं दिलासा दे रहे हैं। एश्योरेंस का मतलब होता है दिलासा देना, दिलासा का मतलब होता है कि भाई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, आप विश्वास दिला रहे हैं, उसे एश्योरेंस बोलते हैं। विश्वास दिलाना एश्योरेंस। ऑडिट करते हैं और विश्वास दिलाते हैं, ऑडिट एंड एश्योरेंस, ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप यहां देखिएगा ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंगेजमेंट्स हैं एसएई 3000 से 3699 के बीच में इनके नंबर आते हैं, ये अप्लाई होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट पे। मतलब आपको दिलासा देना है, विश्वास तो दिलाना है, एश्योरेंस का सर्विस तो आप दे रहे हैं, पर डीलिंग विद द सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी मिल नहीं सकती ऑडिट में। रीजनेबल एश्योरेंस भी सिर्फ आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट में मिलती है, और बाकी जो एश्योरेंस सर्विस है वहां पर हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं, मतलब नेगेटिव एश्योरेंस, कि हम ये नहीं बोल सकते कि मोटा मोटी सब कुछ ठीक है, बट हाँ हमें कोई गलतियां नहीं मिली जितना हमने देखा, ये हम बोल सकते हैं वहां पे। तो वो जो है सीए फाइनल में है, आपके कोर्स में अभी नहीं आएगा, आपके कोर्स में नहीं आएगा, सीए फाइनल में है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह पर कहां पर ये लग सकते हैं एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है, एश्योरेंस करना है, रिव्यू करना है, तो वहां पर आपके ऑडिट में, स्टैट्यूटरी ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं। अगर आप सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस देना चाहते हैं रिव्यू करके, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करके, तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगते हैं।
अगर आप हिस्टोरिकल स्टेटमेंट को ही नहीं चेक कर रहे, आप प्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट पर कमेंट्री करना चाहते हैं, एश्योरेंस देना चाहते हैं कि भैया जो फ्यूचर की स्टेटमेंट बनाई है, प्रोजेक्टेड जो फाइनेंशियल्स हैं, वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल जो बैंक को देने के लिए चाहिए, उस पर भी सीए के साइन ले लेते हैं, तो वहां पर सीए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं लगाया, क्योंकि वो उनका ऑडिट कर ही नहीं सकता। जो चीज हुई नहीं है, जो चीज फ्यूचर में होने वाली है, उसका ऑडिट कैसे किया जा सकता है सर? फ्यूचर में जाकर सीए ऑडिट कर आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर की, उस पर सीए लिमिटेड एश्योरेंस दे सकता है, और वहां पर सीए लगाएगा स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAE लगाएगा। सीए फाइनल में है, आपके कोर्स में नहीं है। एक और टाइप के लास्ट में स्टैंडर्ड आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRE 4000 से 4699 के बीच में इनके नंबर होते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 ही हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और ऊपर जो सीए सर्विस दे रहा है ऑडिट एंड एश्योरेंस की, उसके अलावा जो सर्विस दी जाती है वो यहां पर आती है। अप्लाई टू एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया सर, एंगेजमेंट होती है ना सर, जैसे असली में एंगेजमेंट होती है, वैसे ही सीए को रखते हैं। सीए को कंपनी अपॉइंट करती है अपनी जगह पर ऑडिट करने के लिए, तो उसको एक एंगेजमेंट लेटर देना होता है, हम आपको अपनी कंपनी में एंगेज कर रहे हैं। देखिएगा, अप्लाई टू एंगेजमेंट्स टू अप्लाई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ही वो लगाएगा वहां पर जो पहले उसने मैनेजमेंट के साथ एग्री करे हैं। अप्लाई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट सच एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। मतलब कि ये जो एंगेजमेंट है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। यहां पर ये एश्योरेंस सर्विसेज नहीं देता, बल्कि रिलेटेड सर्विसेज देता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने का काम आ गया, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाइए, तो वहां आप ऑडिटिंग की सर्विस नहीं दे रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की सर्विस दे रहे हो, तो वहां भी कुछ ना कुछ सीए की क्वालिटी चेक होती है सर। सीए के वर्क पर वहां भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड लगते हैं, तो वहां सीए कोई एश्योरेंस सर्विस नहीं दे रहा। वो ये नहीं कह रहा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने बनाया बिल्कुल ठीक बनाया, ऐसा नहीं बोल रहा। वो सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दे रहा है, उसको चेक तो आपका ऑडिटर करेगा, कोई दूसरा सीए करेगा। जो सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल कर रहा है उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस लगेंगे। यानी कि एश्योरेंस सर्विस के अलावा अगर कोई सीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी उसने एग्री करा है उसके हिसाब से नेचर ऑफ वर्क डिसाइड होगा, और वहां पर सीए के ऊपर जो स्टैंडर्ड लगेंगे वो ये स्टैंडर्ड्स होंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRE 4000 से 4699 तक। इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दीज असाइनमेंट्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी है, इंडिपेंडेंट होना बंदे का जरूरी है, सीए का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। आपको रिव्यू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लिमिटेड एश्योरेंस देना है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। आपको और कोई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी एक तरह से एश्योरेंस देना है, दिलासा देना है, चाहे आप लिमिटेड एश्योरेंस ही दें, रीजनेबल एश्योरेंस भी ना दें, बट एश्योरेंस सर्विस तो आप वहां भी दे रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जान पहचान का बंदा तो हमेशा बोलेगा सही है, पर उसके अलावा अगर आप एश्योरेंस सर्विस के अलावा कहीं पर कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस के स्टैंडर्ड लगाते हैं, और वहां पर इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दीज असाइनमेंट्स। वहां पर सीए इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि वहां कोई दिलासा नहीं दे रहा, कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा, कोई विश्वास नहीं दिला रहा, वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, कंपाइल करने की। तो उन जगहों पर, उन सारे असाइनमेंट पर ये स्टैंडर्ड्स लगते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका सीए पालन जरूर करेगा। ये सीए की ड्यूटी है, मेंबर की ड्यूटी है कि वो आईसीआई के इशूड सारे स्टैंडर्ड्स का पालन करेगा, इवन गाइडेंस नोट भी देखेगा, हालांकि वो रिकमेंडेटरी नेचर है, और स्टेटमेंट जो है वो भी पालन करेगा, स्टैंडर्ड्स का भी पालन करेगा। डेविएशन करता है तो बताएगा क्यों करी, स्टेटमेंट्स का भी पालन करेगा, ठीक है ना। लास्ट आपका आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। भाई जो सीए काम कर रहा है उसकी क्वालिटी भी तो चेक होनी चाहिए ना सर। ऐसा तो नहीं है सीए कुछ भी काम कर रहा है उसको कोई चेक करने वाला नहीं होगा। जी हाँ, चेक करने वाले भी लोग होते हैं। एक सीए का काम दूसरा सीए चेक कर सकता है, जो फर्म ऑडिट करती है उसका भी ऑडिट होता है, जिसे हम पीयर रिव्यू बोलते हैं, और सीए फाइनल में पढ़ेंगे। एक जो सीए है उसका काम भी एक फर्म में चेक हो सकता है, सिमिलर फर्म में। फर्म का काम दूसरी फर्म चेक करती है, वो तो पीयर रिव्यू है, सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है। पर यहाँ पर
जो एक सीए काम कर रहा है उसकी क्वालिटी भी चेक होती है, वहाँ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल लगते हैं, SQC 1 से 99। तो 1 से 99 ये है, 100 से 999 यहाँ पर आ जाते हैं सर, 2000 से 2699 यहाँ पर है, 3000 से 3699 और 4000 से 4699। ऐसे आपके स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं, ऐसे आपके स्टैंडर्ड से लिखे गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का SA 200 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाकी जो आपका SA 200 है वही आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। बस वहां पर ये नहीं लिखा कि SA 200 आपको पढ़ाया जा रहा है, बिना ये बताए कि आपको SA 200 पढ़ाया जा रहा है, आपको सारी बातें आपके स्टडी मटेरियल में लिखकर बताइए। पर हम जो है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ेंगे, SA 200 पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको SA 200 की 2 लाइनें बता रहा हूं जो कि उसका ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। SA 200 में लिखा है, और वहां ये लिखा है कि इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सर, मोटा मोटी जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, जो हमने ऊपर पढ़ा था, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। वो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है तो उस पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे सर। और उसी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का SA 200 कहता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो सीए का है वो ये है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। एंड ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है सर, पहला। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट भी करना है, मतलब ऑडिटर को रिपोर्ट देनी है, ऑडिटर को रिपोर्ट भी करना है। सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना ही नहीं है सर, ऑब्टेन करने के बाद रिपोर्ट भी करना है जो उसकी फाइंडिंग आई है, और कम्युनिकेट भी करना है। जहां पर ऐसे में लिखा है कि आप कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ, जहां पर आपको गड़बड़ी मिलती है तो पहले मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो वहां आप कम्युनिकेट करेंगे। आपको पता है कि आपको जो रिपोर्ट है वो शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेट करनी है, तो आप वो शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये यहाँ पर लिखा गया है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। यहीं तक करेंगे आज की क्लास में। थोड़ा सा गला खराब हो रखा है जिस वजह से मैं क्लास लास्ट वाली भी मैं ठीक से आ नहीं पाया था लास्ट क्लास में, और उसी वजह से आज थोड़ी सी छोटी क्लास मैंने रखी है। जल्दी हम बड़ी क्लासेस करेंगे, 1-1 घंटे की क्लासेस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिएगा, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर, ऑडिटर का जो है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मीनिंग क्या है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। बाय।